हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आपके लिए दोस्तों क्लास 11th में नया सब्जेक्ट आया है अकाउंट्स। तो सबसे पहले अकाउंट्स को स्टार्ट करने से पहले जानना होगा कि इस सब्जेक्ट का नाम अकाउंटेंसी क्यों रखा गया है, इसमें कौन सी चीजें आपको सिखाई जाएगी और क्यों ये पूरा जो कोर्स है वो आपके लिए बनाया गया है। दोस्तों इस कंप्लीट बात को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में और यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये पार्ट 1 है, इसके बाद आएगा पार्ट 2, उसके बाद जो है हम आगे के वीडियोस देखेंगे। तो अगर आप पार्ट 1 में पहली बार आए हो तो आपका खूब खूब स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे और वीडियोस जो है मैं लेके आने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि अकाउंटिंग का रोल क्या होता है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, दोस्तों यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो या स्क्रीनशॉट खींचना चाहो तो डेफिनेटली पॉज करके वीडियो को आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो या लिख सकते हो। मैं इसमें टाइम जो है आपके लिए और नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो आप इस वीडियो को पॉज करिए और लिखिए। दोस्तों जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तब तो मैं आपको खुद अच्छे से उसको सॉल्व करके बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं कि अकाउंटिंग का रोल क्या होता है। द रोल ऑफ एन अकाउंटेंट हैज नाउ शिफ्टेड फ्रॉम दैट ऑफ अ mere recorder of transaction to that of the member providing relevant information to the decision making team। सिंपल सी बात है दोस्तों, अकाउंटेंट क्या होता है? जो ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस में उसको लिखता है। लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था, अकाउंटेंट उसको बोला जाता था जो ट्रांजैक्शन को लिख कर दे देता था, उसको बोला जाता था अकाउंटेंट। लेकिन दोस्तों आज के जमाने में क्या होता है कि अकाउंटेंट को ऐसी इंफॉर्मेशन निकाल के देनी होती है जो हमारे डिसीजन मेकिंग में काम आए। इसका एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंट ने हमें डेप्रिसिएशन निकाल के दे दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अकाउंटेंट ने हमें प्रॉफिट लॉस निकाल के दे दिया, बैलेंस शीट बना के दे दी। लेकिन दोस्तों इन सभी चीजों का हम यूज कैसे करेंगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए कि जो डेप्रिसिएशन हमको मिल रहा है उससे हमारी कितनी टैक्स बेनिफिट हो रही है ना। तो ये डेप्रिसिएशन और ये जो वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ ना, ये आपको इन फ्यूचर में इसको डिटेल में बताऊंगा। तो आप खाली इस वर्ड को अभी सुनिए, आपके माइंड में सेट करिए। दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीजें जो है डिसीजन मेकिंग की, ये आपको अकाउंटेंट बताता है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो अकाउंटिंग करता है उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट। अब दोस्तों अकाउंटेंट का काम पहले के जमाने में क्या था? बुक्स को बनाना। लेकिन आज के जमाने में क्या है? डिसीजन मेकिंग करना। तो ये बात आपको खाली ध्यान में रखनी है रोल ऑफ अकाउंटिंग में। अब बात करते हैं कि नए नए अकाउंटिंग एरियाज आ गए। दोस्तों पहले के जमाने में खाली आपकी एक ही टाइप की अकाउंटिंग होती थी कि आपने जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन किए उसकी अकाउंटिंग कर दो, कहानी खत्म। लेकिन दोस्तों आज की डेट में इतनी सारी अकाउंटिंग फील्ड आ गई है, आपके लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आ गई है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे फॉरेंसिक अकाउंटिंग की। फॉरेंसिक अकाउंटिंग में क्या होता है? जो जब भी कोई भी क्राइम होता है, फ्रॉड होता है, स्कैम 1992 आपने देखा होगा, तो उसमें जो फ्रॉड हुआ वो सभी चीजों के लिए फॉरेंसिक अकाउंटिंग लाई गई है। सॉल्विंग क्राइम्स सच एज कंप्यूटर हैकिंग एंड द थेफ्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑन द इंटरनेट। आपने बहुत बार सुना होगा कि धोखे से किसी ने 2 लाख ले लिए, एटीएम का पासवर्ड ले लिया। तो ये सभी चीजें जो है ये फॉरेंसिक अकाउंटिंग में आती है। इसके बाद आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स यानी कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सिंपल शब्दों में डिजाइनिंग वेब बेस्ड पेमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग एक्सेट्रा। ये सभी चीजें दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी। ई कॉमर्स में आपको वेब बेस्ड पेमेंट देखने को मिलता है, जो आप करते हो, पेटीएम करते हो, फोन पे करते हो, गूगल पे करते हो, ये सारे दोस्तों वेब बेस्ड पेमेंट माने जाते हैं। इसके बाद एक आता है फाइनेंशियल प्लानिंग, जिससे जो है आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, आपके कंपनी को फ्यूचर में कौन से फंड्स की जरूरत है उसके बारे में डिस्कस करते हो। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग में दोस्तों आप ये अकाउंट करते हो कि आपने इन्वायरमेंट से क्या लिया और इन्वायरमेंट को क्या दिया। यानी कि अगर आपने कोई वुड काटा है, कोई पेड़ काटा है, तो वो आपके लिए कॉस्ट हो गई। अगर आपने पेड़ उगाया है तो वो आपके लिए बेनिफिट हो गया। इस टाइप की अकाउंटिंग को बोलते हैं इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। तो ये जो है नए अकाउंटिंग एरियाज आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अकाउंटिंग इतनी देर से कर तो रहे हैं, लेकिन इस अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली इसका डेफिनेशन क्या है, जो आपको एग्जाम में लिखना है। अगर एग्जाम में आ गया कि अकाउंटिंग का मतलब बताइए, तो आप क्या लिख कर आओगे? दोस्तों ये छोटा सा जो है 6 लाइन का डेफिनेशन है, लेकिन अगर इसको आप अच्छे से नहीं समझोगे ना तो कोई मतलब नहीं है, आप एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। और अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपको खाली 2 बार पढ़ने के बाद ये याद हो जाएगा। इन 1941, दोस्तों 1941 की बात चल रही है यहाँ पर। क्या आपको ये याद रखना है? आपके ऊपर है, नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, रखोगे तो थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, बाकी नहीं रखोगे तो कोई गम नहीं है।
सबसे पहला AICPA का फुल फॉर्म लिखा है द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ये क्या होता है, AICPA क्या होता है? जैसे इंडिया में CA होता है, आपने सुना है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वैसे ही अमेरिका के चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलते हैं सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो ये जो एक इंस्टीट्यूट है जो अमेरिका के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पढ़ाती है, तो वो क्या बोलती है, उन्होंने जो है डिफाइन किया है द टर्म अकाउंटिंग। The AICPA had defined accounting as the art। अकाउंटिंग एक आर्ट है। किस चीज का आर्ट है? ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग का आर्ट नहीं है। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी कि रिकॉर्ड करना, यानी कि लिखना। क्लासिफाइंग, यानी कि हर चीजों को अलग अलग हेड में क्लासिफाई करना। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आप क्लासिफाई करते हो मैन और वुमेन को, आप क्लासिफाई करते हो कैट और डॉग को। उसी तरह यहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटीज को आपको क्लासिफाई करना सिखाया जाता है। पहला वर्ड रिकॉर्ड करना यानी कि लिखना, उसके बाद उस लिखे हुए को क्लासिफाई करना अलग अलग चीजों में, और उसके बाद समराइज करना। समराइज करना यानी कि फाइनल बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, अच्छे तरीके से। सिग्निफिकेंट मैनर यानी कि ऐसे मैनर में जो पूरे वर्ल्ड में माना जाता हो, जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो वहां पर मैंने एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम का वर्ड लिया था और बताया था कि ये जो है CA फाइनल लेवल में कंप्लीटली कवर्ड होता है। तो ये जो है सिग्निफिकेंट मैनर बोल रहा है ना, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। आपको वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि एक तरीका होता है, उस तरीके को बोलते हैं सिग्निफिकेंट मैनर। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। दोस्तों, अगर पैसा ही नहीं होगा, मनी ही नहीं होगा, तो आप अकाउंट में लिखोगे क्या? अगर बार्टर सिस्टम चल रही है, आप चावल दे रहे हो, गेहूं ले रहे हो, आप फ्रूट्स दे रहे हो, नारियल ले रहे हो, ऐसा सिस्टम है, तो आप उसकी अकाउंटिंग तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा किस चीज की वैल्यू क्या है। इसीलिए यहाँ पर मनी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। दोस्तों, ट्रांजेक्शन यानी कि लेना और देना। कोई भी ट्रांजेक्शन में दो पार्टीज होना जरूरी है। एक पार्टी लेगी, एक पार्टी देगी, सेल करेगी, बाय करेगी, इससे भी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अगर आपको बैंक से इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी ट्रांजैक्शन होता है। अगर आप बैंक में पैसे जमा कराते हो तो वो भी ट्रांजैक्शन होता है। हर चीज अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन है जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, और ऐसे इवेंट जहां पर असली में पैसा नहीं है, असली में पैसा नहीं लगा है, लेकिन कुछ उसका पार्ट जो है वो पैसे पे डिपेंड करता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे इवेंट्स जहां पर असल में आपका पैसा लॉस नहीं हो रहा है, या फिर असल में आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन उसका कुछ पार्ट जो है वो आपके अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसे चीजों को दोस्तों बोलते हैं अकाउंटिंग, जिसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर हो। और एट लास्ट ये सभी चीजें करने का, रिकॉर्डिंग करने का, क्लासिफाइंग करने का, समराइज करने का ट्रांजेक्शन को, ये सभी चीजें करने के बाद एट लास्ट हमको क्या करना है, क्यों कर रहे हैं हम ये चीजें? रिजल्ट के लिए। तो इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। सिंपल है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। द AICPA हैज डिफाइंड अकाउंटिंग एज एन पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना, उसके बाद क्लासिफाइंग, उस लिखे हुए को क्लासिफाई करना, एंड उस लिखे हुए को क्लासिफाई करने के बाद समराइज करना, एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, यानी कि कुछ अच्छे तरीके से। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे का लेन देन होना चाहिए। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, यानी कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए। एंड ये सभी चीजें कर क्यों करें? इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। दोस्तों, इस डेफिनेशन को अगर आप 5 बार अच्छे से पढ़ लोगे ना, ये आपको याद हो जाएगा। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग दोस्तों यहाँ पर होता है खत्म। अगर आपका कोई भी डाउट हो दोस्तों किसी भी टाइप का, आप पहले फुल वीडियो देखिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स पे लिखिए, आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर होगा। और कोई वर्ड से जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो वेट करिए, सही समय आने पर आपको वो वर्ड्स का डेफिनेशन भी देखने को मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से आपको नेक्स्ट वीडियो में ही सारे वर्ड्स का डेफिनेशन मिलेगा, जहां पर मैं आपको सारे अकाउंट के नए वर्ड से रूबरू करवाऊंगा, आपके दोस्त बनाऊंगा उस वर्ड्स को, क्योंकि अगर वो आपके दोस्त बन जाएंगे ना तो फ्यूचर में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कि अकाउंटिंग प्रोसेस का एक चार्ट दिया हुआ है बुक में, वो क्या है। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस
कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, डिसीजन मेकर्स, इकोनॉमिक इवेंट्स। हम अकाउंटिंग प्रोसेस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, अकाउंट्स को बनाते हैं, उसके बाद इस अकाउंट्स को कम्युनिकेट करते हैं यानी कि बताते हैं, किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं। वो कौन होता है? वो होता है जो बिजनेस रन कर रहा है, जिसको बोलते हैं डिसीजन मेकर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर। ये सभी चीजें दोस्तों मैं आपको खुल के बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। डिसीजन मेकर्स को हम जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और उसके बाद ये डिसीजन मेकर उसके बेसिस पे इकोनॉमिक इवेंट यानी कि ट्रांजैक्शन करते हैं। उस ट्रांजैक्शन को फिर हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर उससे जो आंसर आता है, जो भी रिजल्ट आता है, उसको हम कम्युनिकेट करते हैं, फिर डिसीजन मेकर फिर दूसरा इकोनॉमिक इवेंट लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये चलते रहती है। अकाउंटिंग लिंक्स डिसीजन मेकर विथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड विद द रिजल्ट ऑफ देयर डिसीजन। सिंपल है दोस्तों, ये चार्ट आपको याद रखना है। अकाउंटिंग प्रोसेस, उसके बाद कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, डिसीजन मेकर, और उसके बाद इकोनॉमिक इवेंट। फिर इकोनॉमिक इवेंट होगा तो वापस उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर अकाउंटिंग प्रोसेस, फिर कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, फिर डिसीजन मेकर्स, और फिर इकोनॉमिक इवेंट। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद इकोनॉमिक इवेंट की बात करेंगे कि इकोनॉमिक इवेंट जो है वो क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे। बहुत ही इजीली तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है। एन इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज ए हैपनिंग ऑफ कंसिक्वेंस टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड विच आर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। दोस्तों सिंपल बात है, 3 लाइन में इसका डेफिनेशन कवर है। इकोनॉमिक इवेंट का मतलब ऐसी घटना होना या ऐसे कंसिक्वेंसेस होना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसमें पैसे का लेन देन हो, और उसको बोलेंगे हम ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन हो तो वहां पर होता है इकोनॉमिक इवेंट। सिंपल है, एन इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज अ हैपनिंग ऑफ कंसिक्वेंसेस, यानी कि कोई ऐसी घटना होना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जहां पर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो, और ट्रांजैक्शन मनी में इन्वॉल्व हो, मॉनेटरी टर्म्स में इन्वॉल्व हो, जहां पर पैसे का लेन देन हो। ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स। ध्यान रखिए दोस्तों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इकोनॉमिक इवेंट का मतलब ये है कि ऐसा कंसिक्वेंस जो आपके साथ हो जिसमें ट्रांजैक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो, और वो कंसिक्वेंस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो, और उस ट्रांजैक्शन में पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो, उसको बोलेंगे हम इकोनॉमिक इवेंट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि परचेस ऑफ मशीनरी। सबसे पहला एग्जाम्पल, अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो और आप एक मशीन खरीद रहे हो, तो इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। सबसे पहली बात तो ये हो गया मॉनेटरी टर्म्स, आपने किसी को पैसा दिया और उससे मशीन खरीदा। दूसरा, यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुआ। कैसे हुआ? आपने पैसा दिया और मशीन लिया, 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, यहाँ की यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ। तीसरी बात, आपने बिजनेस के लिए मशीन खरीदा, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रांजैक्शन हुआ। और ये ट्रांजैक्शन क्यों हुआ? क्योंकि आपको मशीन खरीदना था, इसलिए आपने पैसा दिया और मशीन को लिया। तो ये हो गया एक घटना यानी कि आपने मशीन खरीदा और उसके बदले में पैसा दिया। तो ये जो पूरा ट्रांजैक्शन हुआ मशीन खरीदने का और आपके पैसे देने का, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक इवेंट। सिमिलर यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टॉलिंग एंड कीपिंग इट रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज एन इवेंट which comprises number of financial transactions such as buying a machine, transportation of machine, site preparation for installation of machine, expenditure incurred on its installation and trial runs. Thus, accounting identify bunch of transactions relating to an economic event. खाली मशीन खरीदा उसको भी इकोनॉमिक इवेंट बोलेंगे। अगर आपने मशीन खरीदा, उसको ट्रांसपोर्ट करके आप अपने ऑफिस तक लेकर आए, फिर वहां पर आपने उस मशीन को रखने के लिए अलग से जगह बनाई, इसको बोलते हैं साइट प्रिपरेशन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। उसके बाद आपने उसमें एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया, उसको इंस्टॉल करने के लिए मैकेनिक को बुलाया, उसके बाद उसका ट्रायल रन किया कि गुड सही से प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये सारी चीजें करने को बोलेंगे इकोनॉमिक इवेंट, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजों में पैसे का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हमने इकोनॉमिक इवेंट के बारे में बात कर लिया दोस्तों। अगर आपको समझ आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक मारिएगा कि इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है। इसके बाद आते हैं हम कितने टाइप के इकोनॉमिक इवेंट होते हैं।
जनरली दो टाइप के इकोनॉमिक इवेंट होते हैं, पहला एक्सटर्नल इवेंट, दूसरा इंटरनल इवेंट। सबसे पहले बात करेंगे एक्सटर्नल इवेंट क्या होता है। इफ एन इवेंट इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन बिटवीन एन आउटसाइडर एंड एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी बाहरी व्यक्ति से, किसी थर्ड पार्टी से हमारा ऑर्गेनाइजेशन का यानी कि हमारा बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रांजैक्शन यानी कि लेना या देना, बाइंग या सेलिंग, तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है एक्सटर्नल पार्टी से, थर्ड पार्टी से, तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल इवेंट। उसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सेल ऑफ मर्चेंडाइज टू कस्टमर। आप अपनी प्रोडक्ट जो है कस्टमर को बेच रहे हो, तो ये एक्सटर्नल इवेंट हुआ। कैसे हुआ एक्सटर्नल इवेंट? पहली बात, आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, और आपने किसी थर्ड पार्टी को वो प्रोडक्ट बेच दिया, तो ये क्या हुआ यहाँ पर? ये हुआ सेलिंग टू आउटसाइडर, सेलिंग टू एक्सटर्नल पार्टी, इसलिए इसको बोलेंगे एक्सटर्नल इवेंट। सिमिलरली इसी तरह अगर गुड्स नहीं है, सर्विस है, तो बोलेंगे रेंडरिंग सर्विसेज टू द कस्टमर बाय एबीसी लिमिटेड। अगर आपने किसी थर्ड पार्टी को सर्विस दी, तो उसको भी बोलेंगे एक्सटर्नल इवेंट। इसके बाद परचेज ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम सप्लायर, यानी कि आपने जो है किसी बाहरी व्यक्ति से, किसी एक्सटर्नल पर्सन से कुछ रॉ मटेरियल खरीदा। तो अगर आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, तो क्या हो रहा है, आप बाहर पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो। अगर बाहरी पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन करोगे तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल इवेंट। उसके बाद आपने किराए पर अपना जमीन लिया था, तो आप किराए का मंथली पेमेंट करोगे, तो यहाँ पर भी दो पार्टीज इन्वॉल्व है, पहले आप और दूसरा वो आउटसाइडर्स, वो एक्सटर्नल पर्सन। तो यहाँ पर भी दो पार्टीज इन्वॉल्व है, बाहरी पार्टी और अंदरूनी पार्टी यानी कि आप, तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल इवेंट। इसके बाद मैं बात करता हूँ इंटरनल इवेंट क्या होता है। एन इंटरनल इवेंट इज एन इकोनॉमिक इवेंट। अब दोस्तों इकोनॉमिक इवेंट तो हो गए, क्योंकि ये इकोनॉमिक इवेंट के ही टाइप्स है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल इवेंट इज एन इकोनॉमिक इवेंट दैट ऑकर्स एंटायरली बिटवीन द इंटरनल विंग्स ऑफ एन एंटरप्राइज, यानी कि एक एंटरप्राइज है, एक बिजनेस है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक होता है रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट, फिर वो चाहता है WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस में, जहाँ पर रॉ मटेरियल को तोड़ फोड़ के कुछ बनाया जाता है। फिर उस वर्क इन प्रोग्रेस से सामान जाता है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। फिनिश गुड्स में जिसको बोलते हैं फाइनल गुड्स, जो कि कस्टमर को सेल होता है, उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में जाने तक का जो प्रोसेस है, ये हो गया इंटरनल इवेंट, क्योंकि इसमें कोई भी बाहरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, आपकी इंटरनल पार्टी सी है। जो रॉ मटेरियल बना रहा है वो भी आप ही हो, जो WIP बना रहा है वो भी आप ही हो, और जो फिनिश गुड्स बना रहा है वो भी आप ही हो। तो अगर ट्रांजेक्शन इंटरनल होता है तो उसको बोलते हैं इंटरनल इवेंट। एग्जाम्पल, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स बाय द स्टोर डिपार्टमेंट टू द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल सप्लाई करना, या स्टोर्स डिपार्टमेंट को कोई भी कंपोनेंट सप्लाई करना, या फिर पेमेंट ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉय। ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आपके एम्प्लॉय है, ठीक है, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो गए। अब आप उस एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हो, तो वो कोई बाहरी थर्ड पर्सन नहीं है, वो आप ही का एम्प्लॉय है, तो वहां पर उस ट्रांजेक्शन को बोलेंगे इंटरनल इवेंट। तो दो टाइप के इवेंट है, इकोनॉमिक इवेंट दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। दोस्तों ये सब का बाद में कुछ काम नहीं आएगा, लेकिन अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इकोनॉमिक इवेंट दो टाइप के होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप एग्जाम्पल से ध्यान में रखिए, तो आपके लिए याद करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है। आइडेंटिफाई करना, अगर मैं बोलूं कि मैं आपको आइडेंटिफाई कैसे करूंगा, तो आप बोलोगे मेरा ये नाम है और मैं ये काम करता हूं, तो आप आइडेंटिफाई हो जाओगे। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इट मीन्स डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजेक्शन टू रिकॉर्ड, यानी कि कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है। दैट इज टू आइडेंटिटी इवेंट्स विच आर टू बी रिकॉर्डेड, ऐसे इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना जिसको हमको रिकॉर्ड करना है। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है। बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, लेकिन हमको हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रॉ मटेरियल को एक प्रोडक्शन स्टेज से दूसरे प्रोडक्शन स्टेज में ले गए, फॉर एग्जाम्पल आप
ने क्लॉथिंग का काम चालू किया है, आपने शर्ट्स बनाने का काम चालू किया है। तो अगर आप शर्ट्स बना रहे हो तो पहले आपने शर्ट्स बनाए फैब्रिक से, उसके बाद उस शर्ट में बटन लगाना है, तो वो आपने किसी और लेबर को दिया उसको बटन लगाने के लिए, तो ये ट्रांजैक्शन हो गया, लेकिन इसको रिकॉर्ड नहीं करना है, इसको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि आपको कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है और कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना, इसमें आपको डिफरेंस पता है, ये होता है आइडेंटिफिकेशन। अब आता है इसके बाद मेजरमेंट। मेजरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट आप किस में करेंगे? पैसे के टर्म में मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि अगर पैसा ही नहीं होगा तो आप रिकॉर्ड ही क्या करोगे। तो इट मीन्स क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन करना यानी कि मेजरमेंट करना, इंक्लूडिंग एस्टिमेट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इनटू अ फाइनेंशियल टर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर पैसा ही नहीं होगा तो आप किस चीज को रिकॉर्ड करोगे? इनटू फाइनेंशियल टर्म्स बाय यूजिंग मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी यूनिट which is rupees or paise as a measuring unit. If an event cannot be quantified in monetary terms, it is not considered for recording in financial account. सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज में पैसे ही इन्वॉल्व नहीं है, किसी भी चीज में पैसे ही इन्वॉल्व नहीं है, तो आप उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। क्या रिकॉर्ड करोगे? आप डालोगे क्या वहां पर, लिखोगे क्या, अमाउंट में क्या लिखोगे? जब ट्रांजैक्शन में पैसे इन्वॉल्व नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, सीधी बात। ये हो गया मेजरमेंट। अब आते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करना यानी कि उसको बुक्स में लिखना। अब बुक्स में लिखने के तरीके होते हैं कि आपको डेट वाइज लिखना है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको वो ट्रांजैक्शन को रिफर करने की जरूरत पड़े तो आप उसको डेट से इजीली देख पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कस्टमर आया, उसने आपसे गुड्स खरीदा किसी डेट को, और उसने क्या किया कि आपको पैसा नहीं दिया, उसने बोला कि मैं पैसा 4-5 दिन बाद दूंगा। तो आपने उस डेट में लिख लिया कि मैंने इस डेट को इस आदमी को पैसा दिया है और ये आदमी 5 दिन बाद पैसा देगा। अब जब 5-6 दिन हो गए वो आदमी नहीं आया, वो 10 दिन बाद आया, तो आपको कैसे याद होगा कि मैंने कौन सी डेट को सेल किया था? तो आपको वो आदमी बताएगा कि मैंने 17 को, या फिर जो भी डेट है उसको, उस समय मैंने आपसे गुड्स खरीदा था। तो आप क्या करोगे? आपके फाइल में जाओगे और डेट के हिसाब से देखोगे कि 17 में मैंने उसकी एंट्री की है कि नहीं, और की है तो उसका पैसा आ गया, तो आपको उस एंट्री को राइट ऑफ करना पड़ेगा कि हाँ भाई इसका पैसा आ चुका है। तो इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। वंस द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाई, सबसे पहले आइडेंटिफाई हो गया, रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना, उसके बाद वो मेजर हो गया इन फाइनेंशियल टर्म्स, देन उसको रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन मॉनेटरी टर्म्स एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दोस्तों, अगर आपको समझ ना आए तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हो। यही फायदा होता है दोस्तों, क्लास में आपको किसी को कोई भी शर्माने की जरूरत नहीं होती, आप अकेले पीछे जाकर फिर से उस चीज को देख सकते हो। उसके बाद कम्युनिकेटिंग। अगर आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया, आइडेंटिफाई किया, उसको रिकॉर्ड किया, अब आप किसी न किसी को बताने के लिए तो रिकॉर्ड कर रहे हो। अगर आप अकाउंटेंट हो तो आप किसी न किसी को तो बताओगे कि मैंने ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है। तो आप किसको बताओगे? आप बताओगे बिजनेसमैन को, डिसीजन मेकर को, या आप उसको बताओगे जो आपके टैक्स रिटर्न को फाइल कर रहा हो। तो पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को। द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड, मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड। ये तीनों वर्ड हमने पीछे पढ़े। इन ऑर्डर that the pertinent information is generated and communicated in a certain form to the management यानी कि businessman and other internal and external user। ये other internal and external user को मैं आपको समझाऊंगा कि कौन internal user होता है, कौन external user होता है, किसको किसको आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाने होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। The information is regularly communicated through accounting report। ठीक है, आपको कम्युनिकेशन समझ में आ गया। कम्युनिकेशन करना यानी कि मैनेजमेंट को बताना कि हमने आइडेंटिफाई किया, मेजर किया और रिकॉर्ड किया इस ट्रांजैक्शन को, और आप इस ट्रांजैक्शन को अब अकाउंटिंग रिपोर्ट के फॉर्म में देख सकते हो। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? बिजनेस, आपका बिजनेस जो है वो है आपका ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू अ बिजनेस एंटरप्राइज वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है या नॉन प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं कमाना, लेकिन अगर आपने कोई बिजनेस चालू किया है, चाहे वो दया भावना से किया हो, चाहे प्रॉफिट कमाने की भावना से किया हो, दोनों ही केस में उसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एक्टिविटीज एंड लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, इट कैन बी sole proprietary concern, partnership firm, cooperative society, company, local authority, municipal corporation, or any other association of person।
अब दोस्तों, अगर आपको ये चीजें एकदम डीप में समझनी है तो बिजनेस स्टडीज के लेक्चर जो मैंने डाले हैं ना, वहां पर जाइए। वहां पर कौन से तो चैप्टर में आपको ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है कि प्रोप्राइटरशिप कंसर्न क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, कंपनी क्या होता है, लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में बताया है। तो ये सारी चीजें अगर आपको डीप में जाननी है तो आप बिजनेस स्टडीज का लेक्चर जरूर देखिए। यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी, ये डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का लेवल कितना ज्यादा बड़ा है। अगर आप एक छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हो, अगर आपकी किराना दुकान है तो आप सॉल प्रोप्राइटरशिप में काम चला लोगे। लेकिन अगर आपने उस किराना दुकान को होलसेलरशिप में कन्वर्ट कर दिया, होलसेलर हो अगर आप, तो आपको पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हो आप, जरूरी नहीं है बना सकते हो। और फिर अगर आपने डी मार्ट या फिर बेस्ट प्राइस या फिर क्या बोलते हैं उसको, अरे वो आपका जो हर मॉल में रहता है, क्या बोलते हैं यार उसको, एक डी मार्ट हो गया, रिलायंस, रिलायंस का जो मार्केट होता है वो, या तो और भी बहुत सारे ब्रांड फैक्ट्री हो गए। ये सब चीज़ अगर आपने ओपन की तो आपको कंपनी बनानी पड़ेगी, है ना। तो ये सब बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों, इंटरेस्टेड यूजर्स, इंटरेस्टेड यूजर यानी कि कौन कौन ऐसे यूजर हैं, कौन कौन ऐसे आदमी हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहला, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि जो कंपनी में ऑफिसर रहते हैं, उन ऑफिसर का सबका अलग अलग लेवल रहता है। उसमें से एक होता है सीएफओ, एक होता है फाइनेंशियल ऑफिसर, एक होता है वाइस प्रेसिडेंट, एक होता है बिजनेस यूनिट का मैनेजर, एक होता है प्लांट का मैनेजर, एक होता है स्टोर का मैनेजर, एक होता है लाइन सुपरवाइजर। तो ये सभी आपके कंपनी में अलग अलग पोस्ट में लोग रहते हैं। तो ये सभी जो है, इनको आप बोल सकते हो इंटरेस्टेड यूजर। इसके बाद एक्सटर्नल यूजर कौन कौन होता है? शेयर होल्डर, जिसने आपके कंपनी के शेयर खरीदे हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स यानी कि जिसको आपने जो है जिससे आपने उधारी में माल खरीदा है, आपने उसको पैसे नहीं दिए, तो वो भी जानना चाहेगा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, क्या आप बाद में पैसा दोगे कि नहीं दोगे। तो उनको बोलते हैं क्रेडिटर्स। ये सभी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डरिए मत। क्रेडिटर्स, डेटर्स, ये सारी चीजें अगले वीडियोस में आने वाली है। टैक्स अथॉरिटी, जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सारे अथॉरिटीज भी आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकते हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटीज में सेबी हो गया, लेबर यूनियन हो गया, ट्रेड एसोसिएशन हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी कि जहां पर कंपनी रजिस्टर होती है, ये सारे लोग आपसे मांग सकते हैं आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। Since the primary function of accounting is to provide useful information for decision making, it is a means to an end, with the end being the decision that is helped by the availability of accounting information। इसका मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो आपको यहाँ पर अकाउंटेंसी से देखने को मिल जाती है, और इससे आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अब आते हैं कि भाई साहब, ये लोग मांगते तो हैं इन्फॉर्मेशन, लेकिन इस इंफॉर्मेशन का करते क्या है? अचार बनाते हैं क्या? क्या कैसे यूज करते हैं इस इंफॉर्मेशन को? वाई डू द यूजर वांट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? सबसे पहला, द ओनर्स स्लैश शेयर होल्डर, सॉरी, द ओनर्स स्लैश शेयर होल्डर्स यूज देम टू सी इफ दे आर गेटिंग ए सेटिस्फैक्टरी रिटर्न और देयर इन्वेस्टमेंट। जो ओनर्स है कंपनी के, उन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया। अगर आप प्रोप्राइटरशिप हो तो आपने पैसा लगाया, तो आपको ये जानना है कि भाई सही में मैं प्रॉफिट कमा भी रहा हूँ कि नहीं कमा रहा हूँ। तो ये आपको पता चलेगा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। दूसरा, द डायरेक्टर एंड मैनेजर यूज देम फॉर मेकिंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपैरिजन इन देयर अटेम्प्ट्स टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस। दे मे कंपेयर द फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ देयर कंपनी विद द इंडस्ट्री फिगर्स इन ऑर्डर टू ascertain द कंपनीज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जो डायरेक्टर होते हैं, मैनेजर होते हैं, वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज करते हैं? वो अपना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं अपने कॉम्पिटिटर के साथ। अगर आपकी एक शूज की फैक्ट्री है तो आप उसको कंपेयर करोगे कि क्या मैं नाइकी के जितना, क्या मैं एडिडास के जितना, क्या मैं रिबॉक के जितना जो है पैसा कमा पा रहा हूँ, क्या मेरा प्रॉफिट मार्जिन उतना हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो ये आप इसको कैसे पता लगा पाओगे? जब आपके पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रहेगा तभी आप इस चीज का पता लगा पाओगे। तीसरा, क्रेडिटर्स क्यों यूज करते हैं कि भाई साहब, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप फ्यूचर में आप क्रेडिटर्स का पैसा दे पाओगे if they are likely to get paid, and look particularly at liquidity, which is the ability of the company organization to pay its debt as it becomes due। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि क्या आपके पास इतने पैसे हैं
कि आप उस क्रेडिटर का पैसा दे पाओ। तो ये सभी चीज़ें क्रेडिटर को कैसे पता चलेगी? आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि अगर वो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखेगा तो उसको पता चलेगा कि इसके पास कितना कैश बैलेंस है, इसके पास कितने एसेट्स है, तो वो उस चीज़ पर भरोसा करके आपको क्रेडिट देगा। इसके बाद जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है वो क्या देखेंगे कि क्या उनको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ कैसी है ना। तो ये होता है प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, इसीलिए मांगते हैं। फिर गवर्नमेंट क्यों मांगता है? इनकम टैक्स, वैट, जीएसटी, कस्टम एक्साइज, ये सब इसलिए मांगते हैं क्योंकि क्या आप इनके लॉ का कंप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये इनको कैसे पता चलेगा? आपके बुक्स ऑफ अकाउंट देखेंगे तभी इनको पता चलेगा कि क्या आप जीएसटी बता रहे हो सेल में, क्या आप इनपुट अच्छे से क्लेम कर रहे हो, क्या आपकी जितनी प्रॉफिट है आप उस पर इनकम टैक्स पटा रहे हो, अगर आपने कुछ चीज़ इंपोर्ट किया है तो क्या आप उसमें कस्टम ड्यूटी, उसके एक्साइज जो है उसको पटा रहे हो कि नहीं पटा रहे हो, अगर आपकी कंपनी है तो आप कंपनीज एक्ट को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये सभी चीज़ें दोस्तों इस पता करने के लिए आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है एनसीईआरटी के बुक में, तो वो आप इजीली कर सकते हो, उसके आंसर्स भी जो है बुक में दिए गए हैं, इसलिए मैं वहां पर टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन जरूर लिख दीजिएगा। इसके बाद आते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम बुक्स में लिखते हैं वो सही होनी चाहिए, वो ट्रूथ होना चाहिए, वो असल में हुई हुई होनी चाहिए और उसको हम समझ पाए ऐसा हमको लिखना है। और अगर कोई हमसे पूछे कि हमने क्या लिखा है तो हम उसको एक्सप्लेन कर पाए कि हमने ये अकाउंटिंग कैसे की है। तो ये होता है अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला होता है रेलिएबिलिटी, यानी कि रेलिएबल होना, यानी कि ट्रूथ होना। वो चीज रेलिएबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो चीज आपने लिखी है वो सही में वैसी है कि नहीं। अगर आपने लिखा है कि मैंने 10,000 दिया, तो क्या आपने सही में 10,000 दिया या फिर आपने 10 लाख देके 10,000 की एंट्री रिकॉर्ड की है। तो ये होता है रेलिएबल। रिलेवेंस होना, यानी कि उस चीज की इंपॉर्टेंस होना। अब आपको ये भी तो पता करना पड़ेगा ना कि मैंने 10,000 किसको दिए भाई, किसको दिए ये भी तो लिखना पड़ेगा, तब वो इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट होगी ना। अगर मैं लिख दूं कि मैंने 10,000 दिए और मैं लिखूं ही नहीं कि मैंने 10,000 किसको दिए, तो ये इन्फॉर्मेशन किस काम की रह गई? कोई काम की नहीं रह गई, यानी कि इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट नहीं है। तो अगर इन्फॉर्मेशन को रिलेवेंट बनाना है तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है रिलेवेंस। तीसरी होती है अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी कि आपने अकाउंटिंग तो की लेकिन आपने उस समय कुछ भी अकाउंटिंग कर दी और जब फ्यूचर में आपको उस ट्रांजेक्शन को देखकर समझ ही नहीं आ रहा है कि मैंने क्या अकाउंटिंग की थी, तो ऐसे अकाउंटिंग तो कोई काम की नहीं है। या फिर अगर आप अपने मैनेजमेंट को, अपने बॉस को समझा रहे हो कि मैंने ये अकाउंटिंग की थी और फ्यूचर में आपको खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि मैंने कैसे अकाउंटिंग की थी, तो आप अपने बॉस को कैसे समझाओगे कि मैंने कैसी अकाउंटिंग की थी? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है अंडरस्टैंडेबिलिटी। चौथी कंपेरेबिलिटी। अगर आपने 1 साल के अकाउंट किसी अलग तरीके से बनाए, दूसरे साल के अकाउंट किसी अलग तरीके से बनाए, अब आपको कंपेयर करना है कि क्या मेरा पिछले साल के प्रॉफिट से इस साल का प्रॉफिट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, तो आप कैसे पता लगा पाओगे? आपने तो अलग अलग हिसाब से अकाउंटिंग की है। तो आपको ऐसी अकाउंटिंग करनी होगी जहां पर आपको दोनों साल की सिस्टम सेम रखनी होगी, जिससे जो आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो कंपेरेबल हो। आप 1 साल से दूसरे साल कितनी ग्रोथ कर पा रहे हो ये आपको पता चल पाए। तो 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग की। सबसे पहली रेलिएबिलिटी, दूसरी रेलेवेंस, तीसरी अंडरस्टैंडेबिलिटी और चौथी कंपेरेबिलिटी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? सबसे पहला मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करना इसका ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा, आपका पूरे साल का प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट यानी मुनाफा, लॉस यानी नुकसान, ये दोनों कितना हुआ पूरे साल में इसका कैलकुलेशन करना। तीसरा, आपके पास कितने पैसे बचे हैं, आपके पास कौन सी प्रॉपर्टीज है, ये सभी का हिसाब किताब रखना, इसको बोलते हैं डेपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। चौथा, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर, यानी कि जो भी यूजर है उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देना। तो ये 4 चीजें होती हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों आपके बुक में डिटेल में लिखा हुआ है, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको कितने समय तक रिटेन कर पा रहे हो। तो इस वीडियो को आप बार बार देखो ताकि आपको जो है ये अच्छे से याद हो जाए।
अगर दोस्तों यहाँ पर पहला जो वीडियो है उसको समाप्त करते हैं। अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई हो तो लाइक करिए, समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगले बार आपको पता नहीं चलेगा जब मैं वीडियो डालूंगा। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों अगर आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको वो इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड कर सकें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों एक बात याद रखिए, मेरे एक सर जो है वो हमेशा कहते थे सीखते रहो, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो ये थॉट जो है ये आप याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।